Hello everyone, previous class we have already discussed many things related to charge. हम देख लिए सबसे छोटा सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो चार्ज कितना होता है? ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। आपको बता दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना छोटा है, ठीक है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास है। अच्छा, तो क्या चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट मास? विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कम से कम, और उसमें भी तो मास है। क्या मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज? हाँ, कोई कंप्लीट एटम को ले लो, कंप्लीट एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, व्हाट इज द टोटल चार्ज? 0, बट देयर इज सम मास। ये पेन का कुछ मास है, लेकिन इसमें ये एटम से बनाया है, हर एक एटम न्यूट्रल है, पेन न्यूट्रल है, बट द टोटल चार्ज इन द पेन यू से 0, बट एक मास है जिसमें चार्ज, टोटल चार्ज 0 है, लेकिन एक चार्ज विदाउट टोटल मास 0, ये तो विदाउट टोटल मास ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या कंक्लूजन मिल गया? कंक्लूजन मिला चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without mass, but mass can exist with net charge 0. नेट चार्ज 0, मास एग्जिस्ट कर सकता है विथ नेट चार्ज बीइंग 0, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है विथ मास बीइंग 0। चार्ज के साथ तो मास अटैच्ड रहेगा ही रहेगा। तीसरी चीज हम लोग ये देखे थे, कोई बॉडी बाय एज ए होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ एटम्स and each atom is constituting equal number of electrons and protons. Protons are there inside the nucleus, electrons are revolving around the nucleus, the total charge is 0, so the body is neutral. अगर कोई बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो we supply electrons to that body, है कि नहीं? Now the number of electrons becomes more than the number of protons. कोई बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, we remove electrons from that body. अगर वो बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो गया, है ना? तो कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए you remove electrons from it, कोई बॉडी को नेगेटिव चार्ज करने के लिए you supply electrons to it. इसके साथ साथ हमें यह भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबसे छोटा चार्ज है। हम इलेक्ट्रॉन को आधा टुकड़ा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, मतलब जो भी चार्ज आप उससे निकालोगे या भी जो भी चार्ज उसको दोगे, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये नहीं कि हम किसी एक मटेरियल से 2.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। नो, यू रिमूव आइदर 2 और 3। 2.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सबडिवाइडेड। इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। तो जो भी हम चार्ज किसी बॉडी से निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन हम किसी बॉडी को देंगे, दैट मस्ट बी इन काउंट ऑफ होल नंबर्स। तो जो भी चार्ज हम फॉर्म करने जा रहे हैं, दैट मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दैट इज व्हाट वी हैव सीन। वी हैव सीन दैट एनी चार्ज कैन बी रिटन एज Q is equal to plus minus NE, where N is a whole number, N is a whole number, ठीक है, ये होल नंबर है, N is a whole number। कोई भी चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग हायर क्लासेस में रिगार्डिंग चार्जेस। पूरा का पूरा 2 क्लास लग जाता है, कंप्लीट क्लासेस टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ चार्ज। हम तो अभी थोड़ा सा आपको बता दिए छोटे बच्चों वाली इलेक्ट्रिसिटी।
आई वांट टू एंटर इनटू द मेन टॉपिक दैट इज करंट। लेकिन उसमें घुसने से पहले आपके पास क्या जानकारी होना चाहिए? एक तो हुआ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दूसरा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज बनता कैसा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? बाय ब्रिंगिंग प्रोटॉन्स? नो, प्रोटॉन्स आर नॉट हैंडल्ड, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ब्रॉट आउट ऑफ द न्यूक्लियस। हाउ यू मेक ए पॉजिटिव चार्ज? ए पॉजिटिव चार्ज इज मेड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रहे, ये पॉजिटिव चार्ज काफी बड़ा होता है साइज में, ये कंप्लीट एटम होता है जिसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, जबकि ये नेगेटिव चार्ज कैन बी ए स्मॉल इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज और कोई नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज कैन बी ओनली एन इलेक्ट्रॉन, बट ए पॉजिटिव चार्ज इज ए कंप्लीट एटम जिसमें से एक दो ठो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। तो किसी एक मटेरियल के अंदर से, किसी एक कंडक्टर के अंदर से कौन आसानी से मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली पास थ्रू, है ना। जैसे मान लो कि आपके सामने एक वॉल रखा हुआ है, हियर इज ए वॉल। देखो, आप अगर यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन को फेंकोगे, क्या ये जाके वॉल पे टकरा के वापस आएगा? नहीं, ये तो भाग जाएगा, बिकॉज दिस इज सो स्मॉल इन साइज। आप अगर किसी एक पॉजिटिव चार्ज को फेंकोगे, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई एटम जिसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसको फेंकोगे, कोई जरूरी नहीं कि पार होगा, हो सकता है बाउंस करके निकल आएगा, ऑर्बिटिंग, हो सकता है फंस जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो पार हो जाएगा। समझ में आया ये बात? तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू पॉजिटिव चार्ज। तो किसी एक मटेरियल के अंदर से जब चार्ज फ्लो करता है, उस फेनोमेनन को करंट कहते हैं। अभी तक मैं चैप्टर में एंटर नहीं किया हूं, डोंट वरी, आई विल कम टू दैट व्हाट इज करंट। बट बिफोर दैट, अगर कोई एक मटेरियल कंडक्टर है या कुछ है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में डिफिकल्टी होगा। अगर सॉलिड है, हाँ लिक्विड है तो कोई इधर भी जा सकता है, कोई उधर भी जा सकता है, कोई भी मूव कर सकता है। गैस है तो कुछ भी मूव कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी सॉलिड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली पास, बट पॉजिटिव चार्जेस कैन नॉट मूव। ये आपके एक समझ में आ जाना जरूरी है। इतनी बैकग्राउंड के साथ वी शैल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ टुडे वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट and how it flows। करंट का रिलेटेड ढेर सारी चीजें हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज देखने वाले हैं जो आपको जरूरत में आएगा। पहले समझते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। आप बोलोगे सर पहला स्टेटमेंट से ही आप गलत लिखना शुरू कर दिया, अभी भी बोले कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकते, जरा बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या करें? डेफिनेशन ऐसा है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। डेफिनेशन कहता है, मतलब क्या है? मतलब हुआ इफ q कूलम ऑफ चार्ज passes through a wire in a time of t seconds, then current through the wire is given by I। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I is equal to rate of flow of charge। ध्यान रहे, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं कि धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं। अगर चार्जेस जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं तो आपको हो गया हाई करंट है। किसी एक वायर के अंदर से चार्जेस धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं तो आपको हो गए लो करंट है। बहुत स्पीड में चार्जेस, बहुत ज्यादा चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं तो हाई करंट है ना। तो आपको हो गए थ्रू दी वायर इज गिवन बाय I इज इक्वल टू
कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, Q/T। अगर T सेकेंड में Q कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है तो करंट हो गया I = Q/T। यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली ये तो है कूलम, कूलम और T का हो गया सेकेंड, जिसको हम प्यार से कहते हैं एम्पियर, और सिंबल लिखते हैं A। सिंबल लिखते हैं, जैसे मीटर को M लिखते हैं, सेकेंड को S लिखते हैं, जैसे एम्पियर को A लिखते हैं, AMPB लिखते हैं। तो क्या पता चला? इफ Q coulomb of charge passes through a wire in time of 10 seconds, then current through the wire is given by Q/T एम्पियर। पॉइंट नंबर 3 में अब हमें देखना है कि डेफिनेशन कह दिया कि करंट इज फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब थोड़ी देर पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट ए कंप्लीट एटम which has lost 1 or 2 electrons. The atom cannot move through a material. What practically moves through a conducting wire is an electron. तो हम क्या कहेंगे? ऐसे कहते हैं, in practice or in reality, electrons can move through a solid, positive charges cannot move. Positive charges cannot move inside in a solid. ठीक है, सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब भी चार्ज मूव करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक सॉलिड मटेरियल है, ऐसे हियर इज ए सॉलिड वायर और सॉलिड बार, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल मूविंग लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है को हम अदरवाइज इंटरप्रेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। मैं आपको -10 रुपया दिया, मतलब मैं आपसे 10 रुपया लिया। नेगेटिव चार्जेस आर गोइंग लाइक दिस, मींस पॉजिटिव चार्जेस आर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस एंड दे आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग थ्रू ए सॉलिड, the current is directed in the opposite direction of flow of electrons. Why? Because the current is defined as rate of flow of positive charges. Current is defined as rate of flow of positive charges. Positive charge flow ही नहीं कर रहा है, flow कर रहा है कौन? नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज किधर को फ्लो कर रहा है? इधर को कर रहा है, तो करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यही है मई। तो क्या हुआ? यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी रास्ते में इधर जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, then the direction of current has to be something like this, है ना? पूछिए कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। अगर नेगेटिव उधर जा रहा है तो पॉजिटिव इधर कैसे आ रहा है? पॉजिटिव आ नहीं रहा है भाई। मैं अगर कहूं कि इधर मान लो कि गया -Q, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इधर को आया +Q, हुआ कि नहीं? मैं तुमको -10 रुपीस दिया, कैन बी अंडरस्टूड एज मैं तुमसे 10 रुपीस लिया, है कि नहीं? मैं तुमसे 10 रुपीस लिया का मतलब होता है मैं तुमको -10 रुपीस दिया, है कि नहीं? ये इधर से इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इधर से एक पॉजिटिव चार्ज लिया, बात तो एक ही है ना? तो analogously we understand, so positive charge cannot move through in a solid. However हम कहेंगे as electron
charges and current is defined as flow of or rate of पॉजिटिव चार्जेस। देखो ना, आपको बुक में मिलेगा डेफिनेशन, तो हर जगह वही मिलेगा। क्या बताओ? करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेगा। दीज आर ऑल स्मॉल मिसकंसेप्शंस क्रिएटेड बाय ग्रेट ऑथर्स। ठीक है, तो ध्यान रहे, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। द करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्या लिखे? एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस एंड करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। Therefore, direction of current is taken opposite to direction of flow of electrons, direction of flow of electrons। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे करंट इज फ्रॉम बी टू ए। इन फिगर शो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब करंट इज कमिंग फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये बात हो, ये हो गई आपकी कहानी की डायरेक्शन ऑफ करंट को हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ? विथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या देख लिए? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और क्यू कूलम ऑफ चार्ज अगर फ्लो कर जाता है किसी एक मटेरियल में इन टी सेकेंड में, द करंट बिकम्स क्यू बाई टी एम्पियर। ये चीज समझ में आया। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे पता करेंगे व्हाट इज द करंट। जस्ट गो फॉर ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोजिंग हमें यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग वायर दिया गया है। हियर इज ए वायर। पूछा गया है बताओ ये वायर में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बताओ व्हाट इज द करंट। तो आपको क्या करना है? एट एनी सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर और वायर जस्ट वेट फॉर ए टाइम ऑफ डेल्टा टी सेकेंड्स और टी सेकेंड्स। और देखो इतना समय में इधर से कितना चार्ज निकल गया, डेल्टा क्यू चार्ज निकल गया। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज द करंट। सोचो अगर चार्ज यहां से घुस रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं और कुछ एक डेल्टा टी सेकेंड में यहाँ पर डेल्टा क्यू चार्ज गया, तो यहाँ पर डेल्टा टी सेकेंड में कितना चार्ज गया होगा, यहाँ पे डेल्टा टी सेकेंड में कितना चार्ज गया होगा। अरे जो इधर से घुसेगा वो तो उधर से निकलेगा ही, सेम नहीं? That means same amount of charge is passing through every section in same time. Think of as a pipe जिसमें पानी जा रहा है। ये पाइप चाहे पाइप यूनिफॉर्म पाइप हो या फिर ये पाइप कोई एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप हो, टेढ़ा मेढ़ा पाइप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एक पाइप है, जस्ट इमेजिन ऐसा एक पाइप है। और पता चला हम क्या किए, इसको एक तरफ से फीडिंग हो रहा है, एक तरफ से पानी निकल रहा है। हम यहाँ पर वेट करके देखें कि हर सेकेंड में इन एवरी सेकेंड 5 लीटर और 5 kg पानी पास कर रहा है पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना पानी पास कर रहा होगा पर सेकेंड? वही सेम 5 kg पर सेकेंड। इधर से 5 kg पर सेकेंड, मतलब जितना इधर कितना घुस रहा होगा पर सेकेंड 5 kg, कितना निकल रहा होगा 5 kg, है ना? तो कहने का मतलब हुआ कोई एक वायर में करंट हर जगह बराबर होता है। करंट इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन दी वायर, है ना? ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम पॉइंट नंबर 4 में इसको लिखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 में अगर हम कहेंगे कि ऐसे ढेर सारे वायर को अगर हम ऐसे सीरीज में लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। ऐसा एक वायर है, ऐसा एक वायर है और पता चला सीरीज में लगा दिए। जैसे हम इसे सीरीज में लगा दिए और पता चला इसको किसी एक मोटा वायर, किसी एक पतला वायर, एक कॉपर वायर, एक एल्युमिनियम वायर,
दोनों को सीरीज में लगा दी, सीरीज में लगा दिए, मान लो इसे चार्ज घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, और यहाँ पर करंट अगर I1 है, यहाँ पे करंट अगर I2 है, I1 I2 में क्या रिलेशन है? I1 and I2 हैज टू बी सेम, है कि नहीं? क्योंकि इधर से जितना चार्ज जा रहा है पर सेकेंड, इधर से उतना ही चार्ज जा रहा है पर सेकेंड। इधर से अगर 5 कूलम चार्ज पार हो रहा है 1 सेकेंड में, तो इधर से भी 5 कूलम ही पार हो रहा होगा, क्योंकि जितना घुसेगा वही निकलेगा। जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन द केस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सीरीज कनेक्टेड पाइप्स। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे इसमें हर एक में बराबर करंट होगा। यही चीज को अगर मैं सिस्टमेटिकली लिखूं तो क्या लिखूंगा? द करंट in a wire can be found as I is equal to delta Q by delta T, where delta Q is amount of charge, where delta Q is amount of charge passing through any section, in an interval of delta t सेकेंड। ठीक है, तो अगर किसी एक वायर से कितना करंट जा रहा है आपको पता करना है, उस वायर के किसी एक सेक्शन पे आप वेट करिए डेल्टा टी सेकेंड, देखिए कितना चार्ज पास कर रहा है। अगर ये कोई एक वायर है जिसमें से कितना करंट जा रहा है आप जानना चाहते हो, तो देखो कि किसी एक सेक्शन के पास डेल्टा टी सेकेंड के लिए वेट करो और देखो कि कितना चार्ज निकल गया। इफ डेल्टा क्यू चार्ज इज पासिंग इन डेल्टा टी सेकेंड, द करंट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और क्या समझ में आया? यहाँ पर जितना करंट होगा यहाँ पर उतना ही करंट होगा, यहाँ पर भी उतना ही करंट होगा, तो क्या लिखेंगे? इन ए continuous wire current is same at every point, अगर हम कहेंगे ये कोई एक वायर है कंटिन्यूअस है, चाहे ये आप आगे मोटा हो गया, वायर का मटेरियल बदल गया, लेकिन कंटिन्यूअस है, हम होमोजेनियस नहीं बोल रहे, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर करंट जा रहा है I1, यहाँ पर करंट जा रहा है I2, then I1 is equal to I2, सेम करंट पासेस थ्रू एवरी सेक्शन, हर सेक्शन पे करंट बराबर होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस वायर में करंट हर जगह बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमें छोटे छोटे कुछ चीजें समझ में आया, उसको लेके सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ आंसर की कसरत करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको समझ में आ गया है। लेट अस स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया? इफ 20 मिली कूलम ऑफ चार्ज, क्या दिया है सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में दिया है 20 मिली कूलम ऑफ चार्ज। क्यू दिया है कितना? 20 मिली कूलम, मतलब 20 into 10 power minus 3 कूलम। यस, चार्ज पासेस थ्रू ए वायर इन 60 मिलीसेकेंड्स, कितना समय में गया? 60 मिलीसेकेंड्स, मतलब इट इज इक्वल टू 60 into 10 power minus 3 सेकेंड। पूछा करंट क्या है? Q by T, है ना? तो इट इज 20 yes by 60 into 10 power minus 3 is equal to 1 by 3 एम्पियर। कितना सिंपल तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम ए करंट ऑफ 60 माइक्रो एम्पियर। सॉल्यूशन देखिए, करंट इज 60 माइक्रो एम्पियर, मतलब 60 into 10 power minus 6 एम्पियर।
अच्छा, must pass through a wire so that it will transfer a charge of 6 millicoulomb, मतलब 6 into 10 power minus 3 कूलम। पूछा है कितना समय लगेगा। अरे हमारे पास तो नॉलेज है कि Q by T होता है I, है ना। तो आप कहोगे T क्या हो गया, इट इज Q by I। कितना हो गया, इट इज 6 into 10 power minus 3 by 60 into 10 power minus 6। तो कितना हो गया, ये 6 into 10 power minus 5 ऊपर गया तो हो गया 100 सेकेंड्स। सो कितना समय में ये कर लेगा, 100 सेकेंड्स। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट, A lightning carries a current of 250 amperes। दिया है कि करंट जा रहा है, जब लाइटनिंग हुआ वेरी ह्यूज करंट इज फ्लोइंग, से इट इज 250 amperes, ठीक है। एंड इट फ्लोज फॉर 10 मिलीसेकेंड्स। टाइम दिया है 10 मिलीसेकेंड्स, मतलब 10 into 10 power minus 3 सेकेंड। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ QIT में? Q is equal to how much? Q is equal to I into T, क्योंकि I is equal to Q by T, ये दिमाग में रहना चाहिए। I is Q by T, है ना। तो Q हो गया IT को तो मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो गया 2500 into 10 power minus 3, that is coming out to be 2.5 कूलम। थोड़ा इसमें से आपको अंदाज आ रहा है क्या? 2.5 कूलम, इतना ह्यूज लाइटनिंग हो रहा है और इतना थोड़ा सा चार्ज जा रहा है। मतलब ध्यान में रहे आपको कि 1 कूलम इज ए वेरी वेरी लार्ज चार्ज। 1 कूलम इज ए वेरी वेरी लार्ज चार्ज। 2.5 कूलम इज ए वेरी बिग चार्ज। अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो कि कोई कंडक्टिंग बॉल है, ऐसे मान लो कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, थोड़ा आपके आइडिया के लिए बता देता हूं। कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और इसमें अगर हम 1 कूलम की चार्ज को इसे रखेंगे, चार्ज दे देंगे तो चार्ज रहेगा। 1 कूलम का चार्ज रखने के लिए ये स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए मालूम है? इट शुड बी एटलीस्ट 10 किलोमीटर। कहने का मतलब है 1 कूलम इज सच ए ह्यूज चार्ज। उससे छोटे में रखेंगे तो क्या होगा, उससे छोटे में रखेंगे चार्जेस विल बी वेरी क्लोजली पैक्ड, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके भाग के वहां से निकल जाएंगे, दे विल गो टू द एयर। बाद में वो इफेक्ट को पढ़ेंगे जिसको हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अरे कोरोना सुन के तुम लोगों को मजा आ रहा होगा, बट दैट इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड कोरोना इफेक्ट, CORONA, कोरोना, ठीक है, कोरोना इफेक्ट। तो उसमें आप देखोगे कि कोई अगर कंडक्टिंग स्फीयर को ज्यादा चार्ज देते हैं तो स्फीयर को छोड़ के हवा में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा दिखाया ना? पहला वाला क्वेश्चन का आंसर दोबारा आपको दिखा देते हैं। क्यों नहीं दिखाएंगे, आपके लिए तो बनाया है। देखिए ये हो गया। चलिए अब और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है। लेट अस सी सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ 16 माइक्रोएम्पियर ऑफ करेंट is allowed to pass through a wire for 100 milliseconds. Find how many electrons are transferred, how many electrons are transferred, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही होता है। how many electrons are transferred, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ट्राई करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। क्या दिया है? 16 माइक्रोएम्पियर ऑफ करंट is allowed to pass through a wire for 100 milliseconds. Find how many electrons are transferred during this period. ठीक है, कोशिश करिए, देखते हैं। Now let us do it. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह
कुछ दूसरा करना चाहता हूँ, मैं आई वांट टू जनरेट ए फॉर्मूला फॉर इट, ताकि ऐसा क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि सपोज थिंक कि कोई एक वायर है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सपोज किसी एक सेक्शन में हम देखें डेल्टा टी सेकेंड में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग। सो आप क्या लिखेंगे, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एनी सेक्शन of a wire in delta t और t seconds, delta t क्यों कहेंगे, t कहेंगे अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए, in t seconds, then q चार्ज ट्रांसफर। ठीक है आयुष, बताओ पहले चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, चार्ज ट्रांसफर अगर n तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है इज इक्वल टू n इंटू ई, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। तो आप कहोगे करंट कितना होगा, ये चार्ज गया है कितना समय में, t सेकेंड में, q बाई टी, सो इट इज n e बाई टी। इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू ए वायर थ्रू एनी सेक्शन इन ए टाइम ऑफ t सेकेंड्स, तो आप कहोगे ये जो करंट है वो कितना होगा, n e बाई टी, जिसमें e कितना है, e इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, e इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब देखो, नाउ लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। क्या दिया है, 16 माइक्रोएम्पियर करंट पासेस थ्रू द वायर फॉर 100 मिलीसेकेंड्स, मतलब करंट दिया है, t दिया है ना, e तो हमें ऐसे ही मालूम है, n पूछा है, तो क्या कहेंगे, here I इज इक्वल टू 16, कितना 16 माइक्रोएम्पियर्स, 16 माइक्रोएम्पियर्स, टाइम दिया है 100 मिलीसेकेंड्स, 16 माइक्रोएम्पियर को आप लिख सकते हो ना, 16 इंटू 10 पावर माइनस 6 हाँ एम्पियर, और टाइम को लिख सकते हो कैसे, 100 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड, जिसको थोड़ा प्यार से लिखो तो 0.1 सेकेंड हो गया। अच्छा ठीक है, ये बात, तो I इज इक्वल टू n e बाई टी, हमें पूछा गया है n का वैल्यू, n हो जाएगा I t बाई e, कितना चार्ज गया है और उसमें से कितना तो इलेक्ट्रॉन गया होगा, इट इज 16 इंटू 10 पावर माइनस 6, 16 इंटू 10 पावर माइनस 6, t कितना, t इज 0.1 बाई e कितना, e इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। थोड़ा मारपीट करके सीधा करिए इसको, ये भी 1.6 ये भी 1.6 कैंसिल हो गया, इट इज कमिंग 10 टू द पावर 13 है कि नहीं, ये 16 इंटू 0.1 हो गया 1.6, ऊपर 1.6 नीचे 1.6 एक दूसरे को खा जाएंगे, ऊपर 10 पावर माइनस 6 नीचे 10 पावर माइनस 19 इज 10 पावर 13, तो कितना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया होगा, 10 टू द पावर 13। समझ में आया क्या, यस यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये फंडामेंटल आपको समझ में आना चाहिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू ए वायर इन t सेकेंड्स, then the current through the wire is n e by t, ये आपको जम जाना चाहिए। चमका कि नहीं चमका दिमाग आपका, समझ में आ गया, चमक गया, बढ़िया, देखो बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आने लगा है, देखो आप लोग बढ़िया ग्रो कर रहे हो, बता दो इस क्वेश्चन मेरे को खुश करने के लिए, इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, in an orbit of radius r,
n number of electrons are moving with constant speed, we find ऑर्बिटल करेंट। ऑर्बिट में क्या करेंट है? ऑर्बिटल करेंट। टेक E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb and you give your answer in terms of E. Take E as electronic charge, as electronic charge। अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम E कहेंगे तो बताओ ऑर्बिट में क्या करेंट जा रहा है। कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ढेर सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दे आर ऑल मूविंग विद स्पीड v। ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है कितना? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r, है ना। ये सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पूछा है ये सब चार्जेस चलने के कारण करंट हो रहा हो। सोचो तो, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल मूविंग क्लॉकवाइज, सोच के जल्दी बताना, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग क्लॉकवाइज तो ऑर्बिट में चार्ज फ्लो करने के कारण कुछ करंट है। दैट करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? करंट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग क्लॉकवाइज। करंट इज डिफाइंड, करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना है करंट? तरीका क्या है? पहले आप तरीके पे जाओ, किसी सेक्शन पे वेट करो, देखो कि t सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है। अगर t सेकंड में q चार्ज पास कर रहा है तो q बाई t हो गया करंट। अच्छा, तो चलो पहले निकालते हैं कैपिटल T। क्या है? इट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब the time taken by one electron to revolve completely once in this orbit। इलेक्ट्रॉन को एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा? अरे वो तो v स्पीड में जा रहा है, कितना दूर जाना है उसको? 2 पाई r, नहीं तो कितना टाइम लगेगा? 2 पाई r बाई v। नाउ सोचने वाली चीज है, t सेकंड के बाद, ये कैपिटल T सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू किया था, t सेकंड के बाद 2 पाई r बाई v समय के बाद कहां पे होगा? घूम के अपनी जगह आ गया होगा। ये भी अपनी जगह आ गया होगा, ये भी अपनी जगह आ गया होगा, हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वापस पहुंच गया होगा। मतलब t सेकंड में, हम कहेंगे t सेकंड में इधर से कितना चार्ज गया होगा? सारे चार्ज गए होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक एक बार गए होंगे, है कि नहीं? क्योंकि t सेकंड में हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वापस आ रहा है, तो t सेकंड में इधर से कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे? n, क्योंकि देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो कितना चार्ज लेके गए होंगे? Ne, है ना। Ne जो चार्ज गया होगा वो कितना होगा? द चार्ज पासिंग विल बी इक्वल टू Ne। वही चीज को हमें यहाँ पर समझाना है। देख लो यहाँ पर थोड़ा आपको यस ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यू आर ऑल स्मार्ट फेलोज। तो देखते हैं कैसे समझते हो आप लोग इसको। क्या कहेंगे? in t seconds the charge passing through any section of the orbit is Ne, है कि नहीं? तो अगर ये बात है तो फिर करंट क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? अगर ये हो गया Ne the charge passing through any section in a time of t seconds, तो yes तो हम कहेंगे so I is equal to q by t, that is Ne by t, जबकि t का वैल्यू हमें मालूम है 2 पाई r by v। डालो Ne भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा 2 पाई r। क्या मेरी बात सबको समझ में आएगा? Yes sir। Yes, the current is NeV by 2 पाई r। ठीक है,
थोड़ा सा घुमा के दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कोशिश कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन को, इन ए वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एट ए रेट n1 electrons per second. In the same tube, alpha particles are moving at a rate of n2 particles per second in opposite direction. ठीक है, opposite direction. Alpha particles are moving. What are alpha particles? They are doubly ionized helium nuclei. तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है। देखो कोई हीलियम है, हीलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, हीलियम में क्या होता है, देयर आर टू प्रोटॉन्स एंड वन इलेक्ट्रॉन, सॉरी टू इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। किसके केस में? इन केस ऑफ हीलियम, इन केस ऑफ हीलियम दे आर ऑल टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन सिस्टम। ठीक है, ये हीलियम में मैं यहाँ पे आपको एक ऑर्बिट दिखाता हूं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, दे आर ऑल मूविंग। डबली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड का मतलब हुआ, आयोनाइज्ड का मतलब हुआ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन आउट। आयोनाइज कर दिए, किसी गैस को आयोनाइज करने का मतलब हुआ उसको इलेक्ट्रॉन को वहां से भगा दी। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में आप धीरे धीरे सब चीजें पढ़ोगे। डबली आयोनाइज मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को भगा दिए। क्या बच गया भाई इसमें? दो ठो प्रोटॉन। कहने का मतलब है कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है दैट इज सेम एज +2e, जिसमें e क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इसका दोनों इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब खाली हीलियम का न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं। हीलियम का न्यूक्लियस है तो कितना टो चार्ज है? दो प्रोटॉन है भाई, तो चार्ज कितना है? +2e। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन, ध्यान से देखो। n1 electrons are flowing in one direction per second, n2 alpha particles are flowing in the opposite direction in 1 second. Let me go for the solution to this. I see that अगर ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है, और चलो मानते हैं कि ये n को हम a कहेंगे, ये n को b कहेंगे, electrons are moving in this direction and alpha particles are moving in this direction. ठीक है, चलो एक एक करके लिखते हैं। Current due to electrons is equal to n1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पर सेकेंड, तो कितना चार्ज ले रहे हैं? n1 e by t, n1 e by 1 सेकेंड में। n1 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन 1 सेकेंड, तो कितना चार्ज गया? n1 e by 1। किस डायरेक्शन में? You see clearly electrons are moving from A to B. What is the direction of current? Current due to electrons कैसे होगा? B to A, है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? Now current due to alpha particles, alpha particles के चलते क्या करंट होगा? कितना alpha particles जा रहे हैं? N2। अच्छा, एक अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज है? 2e, तो n2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या हो जाएगा? 2n2e। कितना समय में जाता है? 1 सेकेंड में। ये 1 सेकेंड में उतना चार्ज जाता है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है b to a, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? सेम b to a। अरे करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। वर्तनी ये तो पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ गया नहीं आया? तो आप कहोगे नेट करेंट और टोटल करेंट। आप देख रहे हो कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, अल्फा पार्टिकल के लिए है। इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा है? b to a, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम a to b। अल्फा पार्टिकल के लिए b to a, तो टोटल करंट क्या हो गया? n1e प्लस 2n2e, दैट इज 2n2 प्लस n1 होल इंटू e। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? ये प्लस कैसे हुआ समझ में आया? दो दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, प्लस क्यों आया समझ में आया क्या?
क्योंकि अल्फा पार्टिकल जा रहा है B to A, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, उसके चलते करंट जा रहा है B to A। करंट का डायरेक्शन होता है ना क्या, इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज तो जा रहा है, दिया है क्लियरली, मतलब द करंट इज फ्रॉम B to A। Electrons are moving from A to B, but electrons are moving from A to B means direction of current is opposite to flow of electrons। कि इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में, वो भी B to A। तो टोटल करंट क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिए 2 into plus N1 whole into E। Is it understood? Yes sir. Yes। तो अगला क्वेश्चन में देता हूं आपको, एक मिनट ठीक है। मेरा आंसर आधा सही था। मल्टीप्लाई नहीं किया। किसी का आंसर आधा सही नहीं होता है, सही होता है या फिर गलत होता है, आधा सही आधा गलत तो होता नहीं। कोई आपको पूछेगा आर यू मैरिड, आपको क्या हम हाफ मैरिड, क्या कोई मतलब बनता है उसका, या तो मैरिड या फिर अनमैरिड, नहीं हम हाफ मैरिड है, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजों का हाफ नहीं होता है। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ूंगा। A long wire has charge of lambda coulomb per meter on it। कोई एक लंबा सा वायर है और ये वायर में चार्ज है कितना, हर 1 मीटर में लैम्ब्डा कूलम चार्ज है, हर 1 मीटर में आपको मिलेगा 1 मीटर में लैम्ब्डा कूलम चार्ज है, लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। इफ the wire moves with speed v along v meter per second, speed v meter per second along its length, find what is the current established। बहुत लंबा सा एक वायर है और उसमें चार्ज भरा हुआ है हर जगह, कितना चार्ज है, लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, मतलब चार्ज की चार्ज हर जगह भरा हुआ है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर करके। अब ये वायर along its length v स्पीड में जाने लगा, तो जो सारे चार्ज इसके ऊपर बैठे हुए वो सारे चल रहे ना। तो ये सारे चार्ज अगर चल रहे हैं तो इसमें करंट है, हम कहेंगे। हमको चार्ज चलने से मतलब है, कैसे चल रहा है क्या चल रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, चार्ज चल रहा है मतलब देयर इज करंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट, ये आपको आंसर बताना है। प्लीज पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।